वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आज की कुंडली एनालिसिस ऑफ सब्सक्राइबर में हम कुंडली एनालिसिस करेंगे मिस्टर आकाश फ्रॉम प्रयागराज। ठीक है, तो अब जो बैकग्राउंड में आपको कुंडली दिख रही है, लग्न कुंडली, वो लग्न कुंडली के लगन में देखिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 11 नंबर लिखा हुआ है। मतलब पहले घर में 11 नंबर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि जब लगन में 11 नंबर लिखा है तो ये बंदा जो है ये पैदाइशी ही भाग्यशाली है। जब इसने पैदाइश ली थी, जब ये इसने जन्म लिया था, तभी से ये भाग्यशाली है। अब इसकी इच्छा जो भी होगी लाइफ में, जो चीज़ों की ये इच्छा करेगा वो इसकी पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि ये 11th हाउस जब फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसा जातक जब भी अपनी जो भी इच्छा करे वो एकदम मतलब अच्छी से अच्छी चीज़ें करे। अगर ये सोचेगा वन फाइन डे कि मुझे 20 मकान चाहिए, तो इसको ये इस जातक की किस्मत ऐसी है कि इसे 20 मकानों का सुख मिल जाएगा। तो 11th हाउस में 11th हाउस इन फर्स्ट हाउस कुछ ऐसे परिणाम आपको देता है। जब 11th हाउस आपके क्या कहते हैं 7th हाउस को देखता है, तो जब 7th हाउस देखता है तो फिर ये आपको आपकी पत्नी के मामले में भी बहुत भाग्यशाली बना देता है। आपको आपके मन की पत्नी मिलेगी, आपके आप और यहाँ 7th हाउस में आप देखिए 5th हाउस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब भाग्य से आपको आपकी पत्नी भी मिलेगी और भाग्य से आपको आपके प्रेम संबंध भी मिलेंगे। मतलब ये दोनों चीज़ें आपके भाग्य में हैं कि प्रेम संबंध भी आपके बने रहेंगे और पत्नी का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। आपकी पत्नी भी बहुत ही सुंदर और किसी बड़े घर की होगी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो किसी पॉलिटिकल फैमिली की हो सकती है। उसके घर में कोई ना कोई या तो टीचर होगा, या तो पॉलिटिक्स में होगा, या शासन से उसका कोई ना कोई संबंध होगा, या फिर वो कोई उच्च पदस्थ अधिकारी हो सकता है। इनकी पत्नी भी वैसी हो सकती है, नहीं तो उनके पिता तो ये ज़रूर होंगे क्योंकि ये पिता का घर है। अब जब हम 2nd हाउस में आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र बैठे हुए हैं और 12वें घर के साथ बैठे हुए हैं। अब ये घर किसका है? ये घर है फैमिली मेंबर्स का, फिक्स्ड असेट्स का। और किसका है ये आपकी वॉइस का है, आपकी टंग का है। तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करिए कि चंद्रमा और शुक्र यहाँ आपकी वाणी में इतना ओज भर देती हैं कि आप इस वाणी के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। आप प्रोफेशनल गायक हो सकते हैं, आप प्रोफेशनल क्रिएटर हो सकते हैं, कोई भी मतलब क्रिएटिव चीज़ आप कर सकते हैं। आपकी वाणी में बहुत ही मधुरता है और आपके घर में आपकी वैल्यू आपकी पत्नी भी कर रही है और माता जी भी कर रही है। माँ की तरफ से आपको विशेष आशीर्वाद है। अगर आप चामुंडा माता का ध्यान करें और उनका मंत्र जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हुम क्लीं जुम स ज्वाला 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 प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वाला हम समलम शम फट स्वाहा, तो आपको यहाँ विशेष फल और मिलेगा। अब यहाँ पे चंद्रमा की प्रेजेंस आपको भाग्यशाली बनाती है। किन चीज़ों में भाग्यशाली बनाती है? सुखों में भाग्यशाली बनाती है। घर का सुख, गाड़ी का सुख, है ना, घर से रिलेटेड जितने सुख हैं, माँ से रिलेटेड जितने सुख हैं, वहाँ आपको भाग्यशाली बना देती है। आपका गला ये है सरस्वती से भर देती है। माता सरस्वती आपके थ्रोट में खुद बैठ जाती है। ऐसा जातक जिसका चंद्र और शुक्र यहाँ बैठा है तो दूध और दही बैठे हुए हैं किसमें? फैमिली मेंबर्स में। तो इसका एक और अर्थ है कि भले ही यहाँ पे माता का आशीर्वाद है, सब कुछ है, लेकिन शादी के पश्चात ऐसा जातक ज़्यादातर अपना रुझान अपनी पत्नी की तरफ करेगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा 0 डिग्री पे है और शुक्र भी 0 डिग्री पे है, पर शुक्र उच्च का है क्योंकि वो अपनी राशि में बैठा हुआ है। तो एक बात का आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको ज़मीन जायदाद का सॉलिड फल मिलता है, पैसा कौड़ी का सॉलिड फल मिलता है। 4th हाउस से भी और 2nd हाउस से भी। आप अच्छे प्रोफेशनल गायक हो सकते हैं,
आप अच्छे प्रोफेशनल राइटर हो सकते हैं, पोएट हो सकते हैं। ये सब चीज़ों में अगर आप अपना भाग्य आजमाएं तो आपको अच्छा फल मिलेगा। यहाँ पर 12वां घर लिखे होने की वजह से ये सब काम आपको फॉरेन कंट्री तक ले जाता है। मतलब अगर आप अपना धंधा अपने जन्म स्थान के बाहर भी करेंगे तो भी आपको अच्छा फल मिल सकता है। यहाँ ज़मीन का काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ठीक है, अब हम थर्ड हाउस पे आते हैं। थर्ड हाउस में फर्स्ट हाउस लिखा हुआ है। तो फर्स्ट हाउस क्या है? आपकी अपनी बॉडी है, आपकी अपनी पर्सनालिटी है। तो जब भी आपको अपने संबंध कम्युनिकेशन करना होगा तो आपको अपनी बॉडी के साथ वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा। मतलब आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए सशरीर मदद करने के लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे। दूसरी चीज, मंगल की राशि मेष राशि यहाँ पर बैठने से आप अपने हाथों का इस्तेमाल अपनी कम्युनिकेशंस में ज़रूर करते होंगे। जैसे कि उंगलियों का इस्तेमाल करना या कुछ इमेज बोलते बोलते इमेज बना देना कि देखो ऐसे था तो ऐसे है, ये ऐसे गया तो वो ऐसे गया। आप अपने हाथों से एक्सप्रेशन को मतलब एक्सप्रेस करते हैं अपने मन की बातें। कम्युनिकेशन आपका ऐसा है। और कम्युनिकेशन हाउस में 1 नंबर लिखने से अब यहाँ मंगल जो है वो उच्च का हो जाएगा, सही अच्छा फल देगा क्योंकि वो अपने घर में है। ठीक है, तो यहाँ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होते हैं। ये एक दूसरा इंडिकेशन है कि आप अगर गायकी या ओरेटर एक कुछ मतलब स्पीच देने की लाइन में अपने आप को डालिए तो आपको अच्छा फल मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम चलते हैं फोर्थ हाउस में। जब फोर्थ हाउस में हम आते हैं तो यहाँ पर हम केतु की उपस्थिति देखते हैं और दूसरा नंबर मार्केश भी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो एक तरफ तो 2 नंबर शुक्र का घर यहाँ पर आपको आपके घर में अपनी पत्नी के साथ और अपनी माँ के साथ संबंध मतलब सास बहू की लड़ाई देखने को मिल सकती है। दोनों के बीच में विवाद हमेशा उत्पन्न होता रहेगा जिसकी वजह से आपको घर भी छोड़ना पड़ सकता है। घर छोड़कर आप निकल सकते हैं। आप अपने घर से मतलब आपका संबंध जो है खराब हो सकता है। क्यों? फैमिली मेंबर्स से खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि केतु यहाँ पर आपको वैराग्य की स्थिति देखते हैं अपने घर से। एक दिन आप सोचेंगे कि क्या इसी घर के लिए मैंने अपना जीवन सब दांव पे लगा दिया और ये घर भी मेरा नहीं निकला, मेरे साथी यहाँ पे नहीं निकले, मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे नहीं निकले। ये सब चीज़ें आपके जीवन काल में ज़रूर होंगी कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है अपनी लाइफ टाइम में। ठीक है, और वो भी कौन सा घर? पैतृक घर आपको छोड़ना पड़ सकता है। अब यहाँ पर जब हम आगे चलते हैं 5th हाउस में, केतु यहाँ पर एक और चीज़ करता है कि केतु यहाँ पर अतिचारी होकर आपके 3rd हाउस में भी पहुँच जाता है। तो जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर भी आपको अपनी एम्प्लॉयज़ से, फीमेल एम्प्लॉयज़ से, ख़ास तौर पे सालियों से और सालों से ख़ास तौर पे सतर्क रहना चाहिए। वो आपकी धन का हानि पहुंचा सकते हैं और उन्हें अपने घर में कभी भी भूल से भी ज़्यादा घुसेड़ना नहीं चाहिए। जो भी आपको भैया कहे और आपकी पत्नी को भाभी कहे, दीदी कहे, उससे सतर्क रहिएगा। वो आपकी मैरिड लाइफ ख़राब कर सकती है, उससे आपका प्रेम संबंध भी बन सकता है। ठीक है, शायद इसीलिए घर के अंदर क्लेश होना स्टार्ट हो जाता है फैमिली मेम्बर्स से। तो यहाँ पर केतु बहुत ही बुरे इफ़ेक्ट देता है। जब वो 3rd हाउस में आकर फिर से 4th हाउस में आता है तो एक तरफ वो कम्युनिकेशन ख़राब कर देता है, दूसरी तरफ वो आपके घर से संबंध भी खराब कर देता है, आपकी माता को भी हानि पहुंचाता है। माता की सेहत यहाँ पर फिर से खराब होने के चांसेस हैं। माता ही नहीं, फैमिली मेंबर्स की और भी सेहत खराब होने के चांसेस हैं। केतु के बाद अब यहाँ पर हम 5th हाउस पे आते हैं। जब 5th हाउस में हम आते हैं तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर कौन बैठा है। यहाँ पर मंगल बैठा है और ये घर किसका है? सूर्य का है। और सूर्य और मंगल क्या होते हैं? विस्तार के सिंबल होते हैं। तो अब ये अपने पिता द्वारा दिया गया कोई भी चीज़ उसका विस्तार करेंगे
और मंगल यहाँ पर बैठकर बब्बर शेर कहा गया है, जो सारे ग्रहों को देखता है और चुप करा देता है। तो इनके पिता से इनके संबंध थोड़े से मतलब वायलेंट हो सकते हैं, मतलब इनके पिता थोड़े से ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं, और उसकी वजह से इनके पिता से इनका थोड़ा संबंध डामाडोल हो सकता है। यहाँ मंगल की प्रेजेंस आपको पहला बच्चा लड़का देती है, और मंगल की प्रेजेंस आपको आपके प्रेम संबंधों में भी बहुत ही अग्रेशन देती है। आप अग्रेसिवली कोई भी चीज़ को फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि आपके बच्चों के साथ भी जो संबंध होते हैं वो भी बड़े पुशी होते हैं। और इसी के ठीक साथ आपके पिता भी वैसे ही होंगे, वो आपको जीवन काल में बहुत ही पुश करेंगे अग्रेसिवली, आपको एक तरीके से आपके पौरुष को बढ़ाने में मदद करते हैं। यहाँ मंगल सूर्य के घर में जोरदार परिणाम देता है, और थर्ड हाउस के साथ यहाँ पर लेकिन मंगल बद योग भी बना देता है। अब मंगल बद योग यहाँ बनने से पिता के लिए एक तरफ आप फॉर्चुनेट होते हैं अकेले मंगल के साथ, पर ये तो थर्ड हाउस यहाँ आया है, ये मंगल बद योग देता है। और मंगल बद योग जब देता है तो पिता के साथ जो आपके वार्तालाप हैं, जो कम्युनिकेशन है, उसमें ये थोड़ा रुखाई दे देता है। मतलब आपके पिता के साथ एक तरफ आप पिता के लिए लकी भी हैं, और पिता के आपके ऊपर आशीर्वाद भी है, पर पिता के साथ आपकी जो ओपिनियन डिफरेंस है वो हमेशा लगी ही रहेगी। वो कहेंगे ये करो, आप कहेंगे ये करो। खैर कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है। अच्छा, अब ये मंगल जो है ये अतिचारी भी है, और आप जानते हैं मंगल नीच का होता है चौथे घर में। जब पलट कर ये चौथे घर में आता है, वहाँ केतु भी बैठा हुआ है, मंगल केतु, और मुसीबत है। अब घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्लेश हो सकता है। किसको लेकर? इनके लव अफेयर्स को लेकर। इनका जो लव अफेयर होगा उसकी वजह से घर के अंदर ज़बरदस्त लड़ाई हो सकती है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर सिक्स्थ हाउस में फोर्थ हाउस बैठा हुआ है। यहाँ अगेन माता की सेहत को हानि, घर को हानि, सुख में हानि। किसकी वजह से? रोगों की वजह से, डेब्ट्स की वजह से, और शत्रुओं की वजह से। क्योंकि चौथा घर किस चीज़ का है? चौथा घर सुख का है, गाड़ी का है, और आपके भवन का है, किस तरह के आप भवन में रहते हैं। उन सब की हानि यहाँ पे दिखाई देती है। क्यों? अगर आपने कर्ज ले लिया है, आपके ऊपर रोग आ गए हैं, शत्रु आपके बढ़ जाते हैं, घर के अंदर ही आपके शत्रु दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन नंबर एक आपकी माता को हानि, स्वास्थ्य को हानि तो ज़रूर पहुंचाता है, और घर में बैठे फैमिली मेंबर्स की भी हानि बहुत कराता है। उनको कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जिनके बारे में डॉक्टर डायग्नोज भी नहीं कर पाता है, जो अननोन कारणों से होते हैं। कि क्यों हो गया ये पता नहीं चला, पर हो जरूर गया घर के लोगों को ये सारे रोग। क्योंकि केतु और सेकंड हाउस, यहाँ मार्केश जो है केतु के साथ बैठे हुए हैं फोर्थ हाउस में। तो घर के अंदर इनके जो क्या कह सकते हैं, केतु जो है किसी बुढ़िया का भी कारण होता है, कारक होता है। तो कोई वृद्ध भी जो होता है वो भी इनके क्या कहते हैं, घर के अंदर कोई वृद्ध औरत की डेथ हो सकती है। खैर उसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं कि अब जब हम सेवेंथ हाउस में आते हैं तो देखते हैं फिफ्थ हाउस लिखा हुआ है। फिफ्थ हाउस किसका है? सूर्य का है। अब इनकी जो पिता है, पिता का घर फिफ्थ हाउस यहाँ पर है। फिफ्थ हाउस लव अफेयर्स का भी घर, बच्चों का भी घर है। तो बच्चों का तो इनको सुख 100% मिलेगा, पर इनको शादी के उपरांत भी इश्कबाजी का चस्का हमेशा चढ़ा रहेगा, कि शादी के बाद भी इनका संबंध बना रहे किसी ऐसी औरत के साथ जिसके साथ इनका लव अफेयर था, या शादी के बाद इनका लव अफेयर हो जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, और वो चलता ही रहेगा ता जिंदगी। ये कभी भी अपने लव अफेयर को छोड़ेंगे नहीं। तो इनके लिए एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर ये लव मैरिज कर लें तो भाई इनको काफ़ी क्लेशों से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन अगर इन्होंने गलती से लव मैरिज नहीं करी है तो ये बात मैंने एक जगह नहीं कई जगह देखी कि भाई साहब आप एक बात समझिए कि आपकी शादी के बाद भी आपके लव अफेयर्स होते रहेंगे। तो जब लव अफेयर्स होते रहेंगे तो मुसीबत में आ सकते हैं आप। ये वार्निंग है आपके लिए कि आप
अपने कैरेक्टर को सही रखिए, क्योंकि चंद्रमा और घर की आपकी हानि लगातार हो रही है, ठीक है। और पत्नी को पता चल जाएगा तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, ऐसी तैसी कर सकती है। पत्नियां तो खतरनाक होती ही हैं। खैर, अच्छा, अब हम आते हैं 8th हाउस में। 8th हाउस में 6th हाउस लिखा हुआ है और गुरु लिखा हुआ है। तो अब जब रोग ऋण शत्रु यहाँ बैठे हुए हैं और गुरु बैठे हुए, तो गुरु यहाँ पे पहली बात तो आपको वाक्य सिद्धि देते हैं। आप जो भी कहते हैं वो सत्य हो जाता है, ठीक है। आपके ससुराल वालों के साथ बड़े ही अच्छे और निकट संबंध होंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मानने वाले होंगे वो आपके ससुराल वाले आपको। और जो यहाँ पे 6th हाउस 8th हाउस में लिखा है, तो ये नीच भंग राजयोग जैसी चीज़ें खड़ा कर देता है। तो अब इनके जो घर के अंदर रोग ऋण शत्रु है वो दूर हो सकते हैं एक तरीके से। कब, किस तरीके से? गुरु की सेवा करके। यहाँ गुरु को और पावरफुल बना देना चाहिए, और गुरु को पावरफुल बनाने के लिए यहाँ पे हम चंद्रमा की सहायता ले सकते हैं, मंगल की भी ले सकते हैं, लेकिन चंद्रमा की हम सहायता लेते हैं ताकि गुरु इतना यहाँ पे पीड़ित ना हो, कॉन्फिडेंस में कमी ना आए। क्योंकि ये गुरु यहाँ पर बैठ के ने गुप्त विद्याएं, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ज्योतिष विद्या, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों में इन्हें पारंगत बना देते हैं। और अगर ये पढ़ाई लिखाई भी करना चाहें तो ये गजब की पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। ये डीप रिसर्च किसी भी चीज़ की आराम से कर सकते हैं। यहाँ गुरु 8th हाउस में बैठकर इन्हें शिक्षा के लिए विद्वान बना देता है। और अगर इन्होंने चांदी का कड़ा अपने हाथ में पहना, तब फिर तो इनकी ससुराल भी अच्छी होती है और अच्छी हो जाती है। और जो कॉन्फिडेंस में इनकी लाइफ में कमी आती है, और जो बड़े बुजुर्गों के ऊपर इनके घर में आफत आती है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। अब जब हम आते हैं 9th हाउस में, 9th हाउस में 7th हाउस लिखा हुआ है। अब इनको एक चीज़ को मैं सिंपल से बता दूं कि जब 7th हाउस यहाँ लिखा हुआ है, तो इनकी शादी के बाद भी इनके शारीरिक संबंध और स्त्रियों से रहेंगे, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। और इनको धन कूट कूट कर मिलेगा, खूब पैसा मिलेगा इनको। इनकी पत्नी भी ज़बरदस्त पैसे वाली होगी जब शादी होगी, और जब ये आएगी इनके घर में तो भयंकर पैसा इनके पास आता रहेगा, भर भर कर पैसा इनके यहाँ आता रहेगा। और इनका धर्म क्या है? इनके धर्म के घर के अंदर इनके सेक्सुअल प्लेजर का, मैरिज का घर आ गया। तो अब इनका जो धर्म होगा ये थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं कि फीमेल से बड़ा ऑब्सेस्ड टाइप का हो सकते हैं, कि इनके संबंध बड़े आराम से बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इतने भाग्यशाली हैं कि फीमेल्स इनकी तरफ आकर्षित होंगी ही होंगी वन फाइन डे। और भले ही एक चीज़ मैं बताऊं, क्योंकि गुरु थोड़ा सा शुक्र को कंट्रोल करेंगे, तो शुरुआती दौर में तो ये बड़े ही अच्छे दिखाई पड़ेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। पर वन फाइन डे आपको पता चलेगा कि इनके पास एक ऑब्सेशन है सेक्स के लिए। ये अपने रिलेशनशिप में सेक्स को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देंगे। सेक्सुअल लाइफ इनकी ज़बरदस्त हो सकती है। एक से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ इनके संबंध हमेशा लाइफ टाइम बने रह सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे कि जब 10th हाउस में 8th हाउस लिखा हुआ है और राहु लिखा हुआ है, तो ये आपको सबसे पहले तो एक से ज़्यादा बिजनेस देंगे। आप अपनी लाइफ टाइम में एक से ज़्यादा बिजनेस करेंगे। दूसरी बात कि जब 8वां घर, गुप्त चीज़ों का आप काम कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो दूसरों को समझ ना आए, जो दूसरे समझने में 10 साल लगा दें, वो उन चीज़ों का आप काम कर सकते हैं। आप अपने ससुराल वालों का जो काम होगा उसको भी अपने प्रोफेशन में अपना सकते हैं, समझ लीजिए। क्योंकि 8वां घर किसका है? ससुराल का है। तो ससुराल वालों का भी बिजनेस आप अपना सकते हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ पर 8th हाउस आपको गुरु से संबंधित कार्य करने के लिए भी प्रेरित करता है। मतलब शिक्षा विभाग का काम भी आप कर सकते हैं। शिक्षा विभाग जैसे कि आप स्कूल खोल लें, कॉलेज खोल लें, इन सब चीज़ों का भी आप काम करें तो आपको अच्छा फल मिलेगा। और 8वां घर जो है वो गुप्त चीज़ों का है, ज़मीन के अंदर दबी हुई चीज़ों का है, ठीक है। तो जो अभी दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए कि
आप ज़मीन के अंदर से निकली हुई चीज़ों का भी कारोबार कर सकते हैं। जैसे कि अब ज़मीन से क्या निकलता है, हीरा जवाहरात, पत्थर, संगमरमर, इन सब चीज़ों का भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि केतु यहाँ पर 4th हाउस में बैठकर आपके 10th हाउस को भी एस्पेक्ट करता है। तो केतु आपको ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे, राहु ऊपर और केतु नीचे ज़मीन के, दोनों ही चीज़ों में आपको अच्छा फल देने की सोचता है। तो आप ज़मीन के ऊपर वाली चीज़ों का भी काम कर सकते हैं और ज़मीन की नीचे, मतलब कि अब आप ज़मीन के अंदर की दबी हुई चीज़ों का भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। एक से ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं और गुप्त चीज़ों का बिजनेस कर सकते हैं। अपने ससुराल का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर 8वां घर जो है वो मंगल का घर है। तो आप अपने बिजनेस में, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आप 11वें नंबर से पैदा हो रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आप भाग्यशाली हैं। अब बाकी तो ग्रह आपका बस फेरा कर रहे हैं पीछे पीछे, तो आप अपने बिजनेस में भी अच्छे फल पा सकते हैं, बशर्ते आप को मैं बताऊं कि कभी भी आप अपने ससुराल वालों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करिएगा, उनसे मिला के रखिएगा। जब तक वो आपके फेवर में बात करते रहेंगे, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। यही इस घर की रेमेडी है। अब जब हम 11th हाउस में आते हैं, वहाँ 9th हाउस लिखा है। अब समझिए, आप लाइन से देखिए, 1, 11, 9 लिखा हुआ है कुंडली में। अब 9वां घर धन का है और धन भाग्य के घर में है। अब भाग्य से ही आपको धन मिलेगा। आप भागते रहो, कितना भागोगे, जितना भागो कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा आपको ढूंढ कर पकड़ लेगा और कहेगा, ले हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम भाग रहे हो, हम आएंगे तुम्हारे पास। आप अपनी जान बचाओगे, लेकिन पैसा आपके पीछे पीछे दौड़ता रहेगा और हमेशा आपके पास आता रहेगा। और ये पैसा किसकी वजह से आएगा? ये पैसा आपके बाप दादाओं के पूर्वजों की वजह से आपके पास हमेशा आता रहेगा। आप 9वें नंबर के से संबंधित काम करेंगे, स्कूल से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड काम आप करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा फल मिलने के यहाँ चांस हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 9वां घर धर्म का है, तो आपको यहाँ ये अत्यंत धार्मिक भी बना देते हैं कि भाग्य से आप बहुत धार्मिक हैं। आप जितना धार्मिक होंगे उतना आपको लाभ होता चला जाएगा। किसमें? धन के भाव में। ठीक है, क्योंकि वहाँ 7वां घर बैठा है, शुक्र का सिंबल है। आपको पैसा तो मिलना ही मिलना है। आप जितना धर्म करोगे आपको और उतना पैसा मिलते जाएगा। यहाँ पर 9वां घर बैठकर आप अपने छोटे भाई बहनों को, अपने बड़ी भाई बहनों को धन से मदद करते रहते हो और करते रहोगे, क्योंकि यही आपका भाग्य है। अब जब हम 12th हाउस में आते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत ही गड़बड़ सी स्थिति दिखाई पड़ती है। यहाँ पे अस्त का शनि बैठा हुआ है, मतलब शनि अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। और सूर्य का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि बुध भी अस्त हो गया है। तो अब इनके जो भी छोटे भाई बहन होंगे ही नहीं, या अगर होंगे तो किसी भी काम के नहीं होंगे। इनकी वाणी बहुत ही प्रबल होगी और अच्छी होगी। इनका व्यापार, 10वां घर भी यहाँ बैठा हुआ है, तो इनका व्यापार खर्च हो सकता है, मतलब इनका व्यापार वन फाइन डे खत्म हो सकता है। इनको बहुत ही सावधानी से देखना चाहिए। सूर्य के यहाँ पे उपस्थिति इनके लाइफ टाइम में व्यर्थ में अपने पिता के ऊपर पैसा खर्चा करने के लिए इनको प्रेरित करता है। इनके पिता की तबीयत हमेशा ख़राब रहेगी, जिसके ऊपर इनको हमेशा पैसा खर्चा करते रहना ही पड़ेगा। बहुत से केसेस में मैंने देखा है, यहाँ जब सूर्य बैठा होता है तो सूर्य को हार्ट अटैक होता है, मतलब पिता को हार्ट अटैक ज़रूर होता है। तो यहाँ पे पिता को हार्ट अटैक हो जाता है और बच्चा जो है उनकी सेवा करता है, उसका काफ़ी पैसा यहाँ लग जाता है। बुध आदित्य राजयोग लिखा हुआ है फॉरेन कंट्री में, मतलब जन्म स्थान से बाहर जाएंगे तो अच्छी तरक्की ये कर सकते हैं। और वहाँ पे शनि अस्त भले ही है, तो जब अस्त है तो वहाँ पे शनि इनको और समय के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश कराता है। जन्म स्थान के बाहर फॉरेन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना, ये सब काम करना, तो इनके लिए अच्छा फल देने वाला होगा और वहाँ पे ये इस्टेब्लिश भी हो जाएंगे। तो ये था मेरा 12 घरों का एक सूक्ष्म विश्लेषण। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।